हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद महिंद्रा के साथ। और आज हम फिर से नए क्वेश्चन पेपर के साथ आज फिर से आ गए हैं। तो आज हम चैप्टर 4, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है डीआरए के सिलेबस में, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस एंड ऑपरेशंस, तो हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर ओपन कर रहा हूँ और फिर हम इस क्वेश्चन पेपर पे अपना डिस्कशन करेंगे। सभी बहुत ध्यान से पेपर को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर मिलेंगे। वन बाय वन करके हम समझेंगे ऐसे। क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर लिया है, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्राहकों द्वारा अपनी पहचान और आवासीय पते के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को किस प्रकार जाना जाता है? ऑप्शन ए है मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम। ऑप्शन बी है अपने ग्राहक को जाने केवाईसी। और ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो प्रोसेस है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कस्टमर के द्वारा आइडेंटिटी को इंश्योर और रेजिडेंशियल एड्रेस को इंश्योर करने के लिए, ये हमारा केवाईसी प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है, नो योर कस्टमर के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जो हमारा आंसर है इसका वी होगा, अपने ग्राहक को जाने केवाईसी नॉर्म्स होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बैंक में खाता खोलने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ दस्तावेज कागज जमा करने होते हैं, जिसमें शामिल है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। फॉर ओपनिंग एन अकाउंट विद द बैंक अ पर्सन हैज टू सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स पेपर विच इंक्लूड। वो कह रहा है कि जो बैंक में जब कोई व्यक्ति अपना खाता ओपन करता है तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट क्या है? ऑप्शन ए है निर्धारित खाता खोलने का फॉर्म। हाँ, हमें फॉर्म जमा करना होता है, ये ठीक है। ऑप्शन बी है केवाईसी दस्तावेज, ये भी जमा करने होते हैं। ऑप्शन सी है हाल ही की तस्वीर और नमूना हस्ताक्षर, ये तीसरा भी हमें करना होता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमें ये सभी करने होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है, केवाईसी दस्तावेज प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट। वो पूछ रहा है कि जो बैंक केवाईसी करता है, इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों हम केवाईसी के डॉक्यूमेंट कस्टमर से लेते हैं अकाउंट ओपन करते टाइम। तो ऑप्शन ए है ग्राहकों की पहचान पहचान और आवासीय पता स्थापित करना। ये ठीक है कि हम कस्टमर की आइडेंटिटी और उसका रेजिडेंशियल प्रूफ जानने के लिए हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। इसमें हम केवाईसी में जो आता है। ऑप्शन बी है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए बैंकिंग प्रणाली के संभावित दुरुपयोग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, बैंकिंग चैनल में कोई व्यक्ति फेक अकाउंट ओपन ना कर ले जिसमें गलत टाइप का पैसा मार्केट से बैंकिंग चैनल में ना आए, इसको भी रोकना एक पर्पज होता है हमारा केवाईसी का। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसलिए हमारा आंसर सी होगा कि हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव है कि हम केवाईसी क्यों करने के लिए क्यों दस्तावेज लेते हैं। आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, ग्राहक की पहचान के प्रमाण के लिए केवाईसी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज मान्य नहीं है? को इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट वैलिड एज पर केवाईसी नॉर्म्स। कह रहा है कि केवाईसी करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो केवाईसी में मान्य नहीं होगा। ऑप्शन ए है पासपोर्ट, है ना। और ग्राहक की पहचान के लिए बोल रहा है वो, कि पहचान में मान्य नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है पासपोर्ट। ऑप्शन बी है ड्राइविंग लाइसेंस। ऑप्शन सी है चुनाव पहचान पत्र। और ऑप्शन डी है राशन कार्ड। तो राशन कार्ड आइडेंटिटी नहीं कर सकता है, तो राशन कार्ड को हम मान्य नहीं मानेंगे। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों संस्थाओं के लिए केवाईसी को अपडेट करने की अविधिकता क्या है? वो कह रहा है कि जो ये अवधि होगा, अवधि क्या है, आई थिंक कुछ टाइपिंग एरर हो गया है, या इसको आप ठीक कर लेना। कह रहा है कि फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज द पीरियोडिसिटी ऑफ अपडेटिंग ऑफ केवाईसी इज। कि जो हमारे हाई रिस्क कस्टमर होते हैं उनको कितने समय में केवाईसी अपडेट करना जरूरी है। तो तो जो हाई रिस्क कस्टमर होते हैं उनका हर 2 साल में केवाईसी अपडेट होना जरूरी होता है।
हमारा आंसर ए होगा, हर 2 साल में। क्वेश्चन नंबर 6, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? ऑप्शन ए, परिसंपत्तियों को नकदी में बदलना। ऑप्शन बी, अवैध रूप से प्राप्त धन का रूपांतरण। ऑप्शन सी, नकदी को सोने में बदलना। ऑप्शन सी, परिसंपत्तियों को नकदी में बदलना। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि किसी भी प्रकार से अवैध धन अगर किसी व्यक्ति ने कमाया है, तो वो उसको वैध में जब परिवर्तित करने की कोशिश करता है, तो उसी को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। हमारा ऑप्शन जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा कि अवैध रूप से प्राप्त धन का रूपांतरण जो है, कन्वर्जन जो है, उसी को हम मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन कहते हैं। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग के चरणों का सही क्रम है? तो मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती है: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। ठीक है ना, जिसको हम प्लेसमेंट, लेयरिंग या एकीकरण भी कहते हैं। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। ऑप्शन ए है प्लेसमेंट, एकीकरण, लेयरिंग, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है प्लेसमेंट, लेयरिंग, एकीकरण, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, लेयरिंग, प्लेसमेंट, एकीकरण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में एकीकरण पहले दिया है, लेयरिंग, प्लेसमेंट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी है वो सिस्टेमेटिक दिया हुआ है कि प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण। ये क्या है? ये सही सिस्टम है, यही 3 स्टेजेस होती है, इन्हीं चरणों में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई बैंक ऐसे चेक का भुगतान करता है जिसमें ग्राहक के हस्ताक्षर जाली हैं, तो बैंक, अगर मान लीजिए कि बैंक ने किसी ऐसे चेक का भुगतान कर दिया जिसमें किसी ने जाली सिग्नेचर किए हुए थे, तो बैंक क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तरदायी नहीं होगा। ऑप्शन बी है, यदि हस्ताक्षर में जालसाजी सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती तो उत्तरदायी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, उत्तरदायी होगा। ऑप्शन डी है, हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें और उसे रिकॉर्ड में दर्ज हस्ताक्षर बदलने के लिए कहें ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके अनुसार बैंक उत्तरदायी होगा, उसे लायबल माना जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ईएमआई का मतलब क्या है? ईएमआई स्टैंड्स फॉर, तो ईएमआई को हम जो फुल फॉर्म है वो है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसका हिंदी में मतलब होता है समीकृत मासिक किस्त। तो यहाँ पे आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, शाखाएं उन ग्राहकों के लिए खाते खोल सकती हैं जो केवाईसी दस्तावेज उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, बशर्ते कि सभी खातों में कुल जमा राशि 1 वर्ष में ₹100 से अधिक ना हो। वो कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि किसी के पास केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बैंक अगर उसका अकाउंट खोलता है, तो इस कंडीशन में अधिकतम जमा राशि कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर बैंक ऐसा कोई अकाउंट खोलता है तो वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन में कोई अकाउंट खोला जाता है। तो आंसर इसका ए होगा, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाबालिग की सावधि जमा राशि के विरुद्ध ऋण, कि जो नाबालिग की जो टर्म डिपॉजिट किया हुआ है उसके विरुद्ध अगर कोई लोन लेना है तो वो कब मिलेगा, ये वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है, यदि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हों, नाबालिग की आयु 14 वर्ष की हो, तो ऋण दिया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है, किसी भी परिस्थिति में ऋण नहीं दिया सकता क्योंकि नाबालिग के पास कोई संविदात्मक क्षमता नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, कुछ कंडीशन में दिया जा सकता है। ऑप्शन सी है, नाबालिग की आवश्यकताओं के लिए ऋण नाबालिग के अभिभावक को दिया जा सकता है, ये ठीक है, क्योंकि अगर हम नाबालिग को किसी कारणवश लोन दे भी रहे हैं तो हम उसके गार्जियंस की गारंटी पे देते हैं, उसके गार्जियंस को उसमें गारंटर बना देते हैं हम। ऑप्शन डी है, न्यायालय की अनुमति से ऋण दिया सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बैंक न्यायालय की अनुमति से कोई बात नहीं मानेगा इस केस में। ऑप्शन सी सही है कि अगर नाबालिग को किसी आवश्यकता के चलते ऋण दिया जाता है तो हम उसके गार्जियंस की गारंटी पे देते हैं। आपने देखा होगा एजुकेशन लोन जो होता है उसमें ज्यादातर केसेस में बच्चा नाबालिग होता है, तो वहां पे हम उसके पेरेंट्स की ही गारंटी लेते हैं कि अगर वो लोन नहीं चुकाएगा तो हम उसको, उसके पेरेंट्स को वो लोन चुकाना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर सी होगा। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी ग्राहक का उस बैंक में कोई अन्य मौजूदा बचत बैंक खाता है तो उसे बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट खोलने की तारीख से डैश के भीतर इसे बंद करना होगा। वो कह रहा है कि अगर कोई कस्टमर मान लीजिए कि कोई बेसिक सेविंग अकाउंट जो है उसको खोलना चाहता है, तो बेसिक सेविंग अकाउंट खोलने के लिए
उसको पहले से जो उसका सेविंग अकाउंट होगा उसको कितने समय के अंदर बंद कराना होगा। वो 30 दिन के अंदर उसे बंद करना मैंडेट है। आंसर होगा बी। अगर उसी बैंक में वो बेसिक सेविंग अकाउंट खोल रहा है और उसका पहले से कोई सेविंग अकाउंट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर ये कराना पड़ेगा, है ना। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम बीसीबी डीए कहते हैं। अगर ये अकाउंट कोई कस्टमर खोलना चाहता है बैंक में और उसका पहले से ही कोई सेविंग अकाउंट है तो बंद कराना उसके लिए मैंडेटरी है, 30 दिन में उसे बंद कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है तेरा। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। ये हमने पहले देखा था कि मनी लॉन्ड्रिंग में 3 चरण होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो इसलिए आंसर इसका सी होगा, 3 होते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 है। आरबीआई ने दिशा निर्देश दिया है कि केवाईसी मानदंडों को सरल बनाया जाए। आरबीआई ने क्या है कि केवाईसी मानदंडों को सरल बनाया जाए, तो किस किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग सरल बनाने के लिए कहा है, वो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है ऐसे व्यक्ति जिनके खाते में सालाना 5,000 से कम राशि जमा हो और 10,000 से अधिक जमा ना हो। ऑप्शन बी है ऐसे व्यक्ति जिनके खाते में सालाना 10,000 से कम राशि जमा हो, 50,000 से अधिक जमा ना हो। ऑप्शन सी है ऐसे व्यक्ति जिनके खाते में सालाना 50,000 से कम राशि जमा हो और 1 लाख से ज्यादा अधिक जमा ना हो। ऑप्शन डी है ऐसे व्यक्ति जिनके खाते में सालाना 1 लाख से कम राशि जमा हो, 5 लाख से अधिक जमा ना हो। तो ये जो केवाईसी है वो सरल बनाने के लिए कहा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है कि अगर किसी व्यक्ति के खाते में सालाना 50,000 से कम जमा राशि हो और 1 लाख से ज्यादा ना हो तो ऐसे केस में केवाईसी मानदंडों को सरल बनाने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 16। यदि बाजार की स्थिति में ब्याज दर बदलती है तो ऐसी इस प्रकार का ब्याज क्या होगा। तो ये प्रकार का जो ब्याज है उसको हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कहते हैं, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई ब्याज दर बाजार की कंडीशंस के अनुसार चेंज होती है तो ऐसी ब्याज दर को हम फ्लोटिंग कहते हैं। तो आंसर हमारा सी होगा, फ्लोटिंग ब्याज दर, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17। जिन व्यक्तियों के पास कोई आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज नहीं है वे स्वयं सत्यापित फोटोग्राफ और बैंक के किसी अधिकारी की उपस्थिति में अपना हस्ताक्षर या अंगूठा के निशान के आधार पर बैंकों में खाता खोल सकते हैं। ऐसे खातों को इस प्रकार जाना जाता है। अगर ऐसा कोई खाता खोला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बीसीबीडीए लघु खाता, यानी जो हमारा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, स्मॉल अकाउंट हम खोलते हैं उसमें, है ना। स्मॉल अकाउंट खोल सकते हैं, उसको हम स्मॉल अकाउंट कहते हैं, लघु खाता कहते हैं। इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई खाता खोला जाएगा तो वो लघु खाता यानी स्मॉल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटे खाते की विशेषता है। वो कह स्मॉल अकाउंट जो ओपन कर रहे हैं हम, उसमें उसकी जो विशेषता क्या है। ऑप्शन ए, कुल जमा राशि प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन टू है कुल निकासी एक महीने में 10,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन थ्री है खाते में शेष राशि किसी भी समय 50 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ऑप्शन फोर है ये छोटे खाते आमतौर पर 12 महीने की अवधि के लिए वैध होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो होगा हमारा, सॉरी कुछ नेटवर्क इशू आ गया था मेरा, इसकी वजह से वीडियो बंद हो गई। माफी चाहता हूँ उसके लिए आपसे। हाँ, तो हम क्वेश्चन किस पे थे, 18 पे थे। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटे खाते की विशेषता है।
ऑप्शन ए है कुल जमा राशि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन है कुल निकासी एक महीने में 10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। खाते में शेष राशि किसी भी समय 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी है छोटे खाते आमतौर पर 12 महीने की अवधि के लिए वैध होते हैं। तो ये ऑप्शन वी आपका सही आंसर होगा, चारों ऑप्शन उसके लिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पावर ऑफ अटॉर्नी से क्या समझते हैं आप, क्या तात्पर्य है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी को हिंदी में हम मुख्तारनामा भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब कोई अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट को ऑपरेट करने की पावर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बैंक के पास सबमिट करता है, उसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। तो देखते हैं का आंसर कौन सा सही है इसमें। ऑप्शन ए है बैंक खाता संचालित करने का अधिकार। ऑप्शन बी है किसी अन्य व्यक्ति की ओर धन उधार लेने का अधिकार। ऑप्शन सी है किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने का अधिकार। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आंसर सी सही होगा इसका। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, चालू खाता जमा राशि के लिए पात्र नहीं है। तो चालू खाते में क्या नहीं मिलता है, हमें ब्याज नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आंसर डी इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आयकर नियम 1962 के तहत बैंकों को फॉर्म 15G 15H जमा करने वाले जमाकर्ताओं से टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म 15 निम्नलिखित में निम्नलिखित मामलों में लिया जाता है। तो ये टीडीएस बचाने के लिए जनरली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनसे फिल कराया जाता है। तो ये आंसर बी होगा, जिससे कि उनका टीडीएस ना कटे। आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, बैंकों को नए खाते में लेन देन की निगरानी कम से कम महीने करनी चाहिए। देखिए कोई भी नया अकाउंट जब ओपन किया जाता है तो केवाईसी गाइडलाइंस के अनुसार उस अकाउंट को कम से कम 6 महीने मॉनिटर करना जरूरी है, जिससे कि किसी प्रकार का कोई संदिग्ध लेन देन अगर उसमें होता हुआ नजर आ रहा है तो उसको उससे बच सके। क्वेश्चन नंबर 13, धन शोधन निवारण अधिनियम का उद्देश्य। तो धन शोधन निवारण अधिनियम जो उद्देश्य है वो क्या है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि बैंकों को ग्राहक के जानने और समझने के सक्षम बनाना। ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और उसकी रिपोर्टिंग के लिए उचित न्याय नियंत्रण स्थापित करना, और लागू कानूनों और नियामक दिशा निर्देशों का पालन अनुपालन करना। उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर। हमारा जो केवाईसी है उसको उसका जो उद्देश्य है कि हमारे बैंकिंग चैनल में के जो है मनी लॉन्ड्रिंग है वो ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, ये धन शोधन जो निवारण अधिनियम है। फिर से कुछ नेट का इशू आ गया है, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि धन शोधन निवारण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो पीएमएलए एक्ट है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हमने ऑप्शन ए बी सी तीनों पढ़े थे, तो आंसर इसका डी होगा उपरोक्त सभी। ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव है कि भाई सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग के जो पीएमएलए एक्ट बनाया है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, उनका उद्देश्य ये तीनों है। उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा धन कमाने का अवैध साधन नहीं है। तो पूछा है कि नीचे जो आपको दिए हैं इनमें से कौन सा जो सोर्स है वो अवैध नहीं है। ऑप्शन ए है आतंकवाद। ऑप्शन बी है वेतन आय। ऑप्शन सी है मादक पदार्थों की तस्करी। ऑप्शन डी है अवैध हथियार
व्यापार। तो वेतन आय यानी सैलरीड इनकम जो है वो वैध है, वो अवैध नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, डैश डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन डीआईसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक पहल है। यह प्रमाणिक आभासी दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करता है। तो ये किसमें ये सुविधा मिलती है? ऑप्शन ए है ई केवाईसी, ऑप्शन बी है डिजिटल लॉकर डिजी लॉकर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सुविधा डिजी लॉकर यानी डिजिटल लॉकर के जरिए मिलती है। ये एक जो डिजी लॉकर ऐप है, इसमें कोई व्यक्ति अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा उनको इशू किए गए हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या उनकी एजुकेशनल जो यूनिवर्सिटी से उनको इशू किया गया है, तो यहाँ डिजिटल फॉर्म में वो सेव करके रख सकता है और वो मान्य होंगे, ऑथेंटिसिटी भी उनकी मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, कम जोखिम वाले व्यक्तियों संस्थाओं के लिए केवाईसी को अपडेट करने की अवधि। तो जो कम जोखिम वाले कस्टमर होते हैं उनका केवाईसी हमें हर 10 साल में करना होता है। आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष डैश में आरबीआई ने धन शोधन निवारण नियम 2005 के तहत केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में ई केवाईसी को अनुमति दी है। तो कह रहे हैं कि ई केवाईसी जो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी है वो किस ईयर में आरबीआई ने उसको वैलिडेट किया? 2013 में ई केवाईसी को वैलिडेट कर दिया गया। आंसर वी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौजूदा दिशा निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल 2016 से स्वीकृत सभी रुपया ऋण और नवीनीकृत ऋण सीमा का मूल्य निर्धारण निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाएगा। ऑप्शन है ब्याज की आधार दर, ऑप्शन है ब्याज की सीमांत दर MCLR, ऑप्शन सी मूलधन और ब्याज, ऑप्शन डी। आंसर बी इसका सही है कि MCLR के तहत ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, शुद्ध आय ब्याज NII क्या है? नेट इनकम इंटरेस्ट। ऑप्शन ए है ऋण पर अर्जित ब्याज माइनस जमा दिया गया ब्याज। हाँ ये सही है, यही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं, ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, सुरक्षित जमा लॉकर यात्री चेक जारी करने जैसी सुविधाओं के माध्यम से बैंक की आय को क्या कहा जाता है? जो ये सुविधा दी जाती है बैंक, और इनके द्वारा बैंक जो इनकम करता है उसे हम गैर ब्याज आय कहते हैं, ये भी ठीक है। शुल्क आधारित आय कहते हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी सही है। ए एंड बी दोनों ही होंगे इसके आंसर। तो दोस्तों ये चैप्टर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको एग्जाम में इनमें से 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करके जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपको एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं यहाँ से। और डिजिटल लॉकर तो जरूर पूछा जाएगा, आप पढ़ के जाइए, आप प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन पेपर की, आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में नई नई वीडियोस मिलेंगी। और सिर्फ डीआरए की ही वीडियोस नहीं मिलेंगी आपको, आने वाले टाइम में आपको करियर से जुड़ी हुई अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे हम, आपको मिलेंगी जो आपको करियर में वैल्यू ऐड करेंगी। आपका कोई भी साथी है जो डीआरए का एग्जाम देने जा रहा है, आप उनको ये शेयर करें ताकि उनको मदद मिल सके, क्योंकि मेरा जो पर्पज है ये सब वीडियो बनाने का, उन लोगों की मदद करना ही है जो डीआरए का एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि वो एग्जाम पास कर सके। तो फिर से नई वीडियो में मुलाकात होगी। आज हम यहीं पर अपना वीडियो एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।